हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपके जो टॉपिक्स हैं उन्हीं का उसी में से एक टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति का मूल्यांकन आपने देखा है कि गुडविल का वैल्यू बैलेंस शीट में ये लिखा हुआ होता है और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल। सबसे पहले मूल्यांकन करने से पहले हमें इस गुडविल के बारे में जानना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। तो आपने देखा होगा कि कई कंपनी की बुक्स में गुडविल का अमाउंट लिखा हुआ होता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो गुडविल वो कैसे डिसाइड करते होंगे कि मेरी गुडविल इतनी है या गुडविल का अमाउंट इतना है? क्यों? क्योंकि गुडविल तो एक इनविजिबल एसेट है, वो जो दिखाई नहीं देती। जैसे और एसेट्स जो होती हैं वो हम उनको छू कर देख कर बता सकते हैं कि ये फर्नीचर है, ये प्लांट है, ये बिल्डिंग है, लेकिन गुडविल इज द इनविजिबल एसेट। तो इनविजिबल एसेट है तो उसका वैल्यूएशन कैसे करते होंगे? क्योंकि कोई भी कंपनी अपनी गुडविल को कम नहीं आंकेगी। मान लीजिए कि एक कंपनी कहती है कि मेरी गुडविल 10 लाख रुपए है, उसके बैलेंस शीट में लिखे हुए 10 लाख रुपए गुडविल लिखी हुई है। दूसरी कंपनी कह रही है मेरी तो 50 लाख है गुडविल का पैसा। ये कैसे डिसाइड किया होगा कि एक कंपनी कह रही है कि 10 लाख है गुडविल, दूसरी कंपनी कह रही है कि मेरी गुडविल का पैसा जो 50 लाख है? ये कैसे डिसाइड किया होगा? क्योंकि कोई भी कंपनी आप अपनी गुडविल को कम नहीं आंकेगी। तो फिर वो ये इसका कोई मूल्यांकन करने का कोई तरीका होता होगा जिससे कि ये पता चले कि इस कंपनी की गुडविल इतनी है और इसकी गुडविल इतनी है। अब गुडविल का मतलब आप मैं एक उदाहरण दूं कि मान लीजिए कि एक साबुन है, जैसे लक्स साबुन है, वो काफी फेमस साबुन है, उसका सब जने जानते हैं और बहुत ज़्यादा यूज भी किया जाता है। उसके बड़े बड़े हीरो हीरोइन उसका जो ऐड करते हैं, तो वो है लक्स साबुन। तो लक्स साबुन और दूसरे साबुन भी आते हैं। मान लीजिए कोई एक निरमा साबुन है, निरमा साबुन वैसे कपड़े धोने का नहीं, नहाने का भी आता है निरमा साबुन। तो मान लीजिए एक निरमा साबुन है, तो एक लक्स साबुन वाले की गुडविल करोड़ों में होगी और उस निरमा साबुन वाले की गुडविल जो है वो कुछ हजारों में होगी या लाखों में हो सकती है। तो ये कैसे डिसाइड किया होगा इन दोनों ने? तो ये गुडविल कैसे डिसाइड करते हैं? ये प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट से डिसाइड करते हैं, पिछले सालों के लाभ। मान लीजिए मैं एक आपको डायग्राम बनाता हूं 2-3, उससे अपन गुडविल को डिसाइड करेंगे किसी की गुडविल की गुडविल। आप देखिए, मान लीजिए पिछले सालों का आपने ग्राफ पेपर में ड्रॉ किया और अगर ये इस तरह जा रहा है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट ये ग्राफ इस तरह जा रहा है। मान लीजिए एक कंपनी का ऐसा है कि ये इतना प्रॉफिट हुआ, फिर थोड़ा डाउन हुआ, कम हुआ, फिर लॉस हो गया, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट की तरफ गया, फिर बराबर रहा, फिर लॉस हो गया। ये भी एक कंपनी है, मान लीजिए प्रॉफिट, जिसके प्रॉफिट इस तरह है। एक कंपनी ये है जिसके प्रॉफिट है थोड़े से कम हुए, बराबर हुए, फिर थोड़े से बढ़े, फिर थोड़े से कम हुए, फिर अगले साल बराबर रहा, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर नीचे गिरा। ये भी कंपनी है। तो इस कंपनी की जो गुडविल है वो है हाईएस्ट गुडविल होगी, क्योंकि इसके जो लाभ हैं वो निरंतर बढ़ रहे हैं। और इस कंपनी की जो गुडविल होगी वो बहुत कम या नहीं के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर लॉस भी आ रहा है। अगर इस व्यापार ये डाउन चला गया, नीचे लॉस भी आ रहा है इसमें, तो इसको तो इस व्यापार को तो अगर कोई परचेज करेगा तो ये प्रॉफिट पे चलेगा कि लॉस पे चलेगा, वो उस लेने वाले पे डिपेंड करेगा, उसकी जो काबिलियत होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एक ये है बिजनेस जिसमें लाभ तो है पर कभी कम हो रहा है, कभी बराबर रह रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, फिर वापस कम हो रहा है। तो इसकी भी गुडविल है, इसकी भी गुडविल है, इसकी गुडविल हाईएस्ट है, इसकी गुडविल हाईएस्ट है, इसकी गुडविल ठीक ठीक है और इसकी गुडविल ना के बराबर है। तो ये है वो लक्स साबुन वाली कंपनी। अगर ये कंपनी अपनी संपत्तियों को बेचती है तो वो गुडविल का पैसा करोड़ों में रुपए में ले सकती है। और ये है वो दूसरा साबुन जो ज्यादा चलन में नहीं है, जिसकी गुडविल नहीं है, लोगों के दिमाग में वो नहीं है, कम है, तो वो होता है ये। और एक बिजनेस ये है जिसमें ना तो प्रॉफिट हो रहा है, कभी लॉस हो रहा है, कभी प्रॉफिट हो रहा है, कभी, तो वहां पर गुडविल का पैसा नहीं होता है। तो गुडविल का जो मूल्यांकन होता है किसी की भी बिजनेस की, किसी भी कंपनी की, जो गुडविल का मूल्यांकन होता है वो पिछले सालों के लाभों के आधार पर होता है। तो गुडविल का मूल्यांकन किस आधार पर होता है? लाभों के आधार पर। ठीक है। अब ये मान लीजिए कि देखते हैं कि ख्याति के मूल्यांकन के
आधार हैं। नंबर 1 एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, और बी नो सुपर प्रॉफिट। ख्याति के मूल्यांकन के दो आधार हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। देखिए, गुडविल का मूल्यांकन करने का जो ज्यादा जरूरत होती है वो बिजनेस को जब कोई बेचता है, दूसरा व्यक्ति जब खरीदता है तो वो गुडविल के कितने पैसे उस पहले वाले बिजनेसमैन को दे, उसके लिए वो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट डिसाइड करते हैं। और इनका मीनिंग क्या है? इनको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक औसत लाभ, और इनको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, ये है अधि लाभ। तो वास्तविक औसत लाभों के आधार पर भी गुडविल का मूल्यांकन हो सकता है और अधि लाभों के आधार पर भी गुडविल का मूल्यांकन हो सकता है। तो अब वास्तविक औसत लाभ प्रश्न में अगर दिए हुए हों और नहीं दिए हुए हों, तो दिए हुए जब तो डायरेक्ट है ही है, और नहीं दिए हुए हों तो ये वास्तविक औसत लाभों की गणना किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि वास्तविक औसत लाभों की गणना, वास्तविक औसत लाभों की गणना, वास्तविक औसत लाभों की गणना। मान लीजिए प्रश्न में आपको 3, 4, 5 वर्ष के बारे में सूचना दी हुई है। मान लीजिए 3 वर्ष के बारे में सूचना दी हुई है कि 2017, 2018 और 2019। मान लीजिए ये 3 वर्ष की सूचनाएं आपको दी हुई हैं, 3 वर्ष के प्रॉफिट दिए हुए हैं। 3 वर्ष के प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो जैसे इसमें क्या होगा, मान लीजिए प्रॉफिट एज गिवन, जो प्रश्न में दिए हुए हैं उसके आधार पर प्रॉफिट यहां पर तीनों सालों में लिख देंगे। अगर किसी भी साल में इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो उसको लेस कर देंगे, लेस इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अगर किसी लाभ में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जुड़ा हुआ है तो उसको वापस माइनस कर देंगे। मैं तीनों जगह लिख रहा हूं आपके इस तरह कि इस प्रकार इसमें किसी भी लाभ में अगर ये इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जुड़ा हुआ है तो उसको लेस कर देंगे। तीनों में है तो तीनों में लेस कर देंगे, एक में तो एक में लेस कर देंगे। ये हो गया। फिर यहां पर जो अमाउंट आएगा उसमें से लेस किया जाएगा एबनॉर्मल इनकम। एबनॉर्मल इनकम क्या होती है? ऐसी इनकम जो किसी लाभ में जुड़ी हुई है लेकिन वो एबनॉर्मल है, वो रोज रोज नहीं होगी, हमेशा नहीं होगी। मान लीजिए किसी 2018 वर्ष के लाभ में 18,000 रुपए की इनकम ऐसी है जो लॉटरी की इनकम है और वो लाभ में जोड़ दी गई, जबकि हम क्या जानना चाह रहे हैं? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो कि एक लॉटरी एक ऐसी चीज है कि क्या वो हर साल थोड़ी लगेगी, तो वो क्या लाभ क्या व्यापार का माना जाएगा? नहीं, वो व्यापार का लाभ नहीं है। इसलिए अगर इस तरह की कोई इनकम है तो उस संबंधित वर्ष में से उसको लेस कर देंगे। मैं तीनों जगह लिख रहा हूं, आपको यहाँ डैश 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 लगा रहा हूं। जिस वर्ष में ये एबनॉर्मल इनकम जुड़ी हुई होगी उस वर्ष की प्रॉफिट में से ये कम कर दिया जाएगा। फिर इनको कम करने के बाद जो फिगर आएगा उसमें ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉस। मान लीजिए किसी वर्ष, मान लीजिए 2019 वाले वर्ष में आग लग गई और आग लगने के कारण 50,000 रुपए का माल जल गया या 50,000 रुपए का नुकसान हुआ और उस नुकसान को उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर लिया गया। तो वो नुकसान हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज हो गया, तो उस साल का लाभ फिर वो कम हो गया ना। जबकि वो एक ऐसी चीज है आग लगना कि हर साल आग नहीं लगेगी, वो तो कोई ऐसे कारण हो गए जिसके कारण व्यापार में आग लग गई, तो आग लगने के कारण उस वर्ष का लाभ कम हो गया। तो अगर वो आग नहीं लगती
तो फिर कितना लाभ होता, उसको जानने के लिए हम एब्नॉर्मल लॉस को वापस ऐड कर देंगे, जिस संबंधित वर्ष में होगा उसमें ऐड कर देंगे। अब यहां पर जो फिगर आएगा वो हो गया, अब ये 3 एडजस्टमेंट होने के बाद में, ये 3 एडजस्टमेंट हो चुके हैं। एक तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट कहीं किया हुआ है और किसी वर्ष के लाभ में उसकी इंटरेस्ट जुड़ी हुई है तो उसको वापस माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है कि व्यापार के द्वारा कमाया नहीं है, व्यापार के बिजनेस से नहीं कमाया गया है। ये तो क्या है कि इन्वेस्टमेंट करके आप घर पे जाके गद्दे पे सो भी जाते ना, तब भी आपको उसका जो इंटरेस्ट है, इनकम का जो वो डिविडेंड है, वो तो मिलना ही मिलना था। इसलिए वो व्यापार के कारण नहीं है, इसलिए उसको इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को वापस माइनस कर दिया गया। और इसी तरह ये एब्नॉर्मल इनकम और एब्नॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट किया गया। तो ये चीजें ऐड और लेस होने के बाद में अब हम एक एवरेज प्रॉफिट ले लेते हैं। इसके बाद में ये 3 एडजस्टमेंट करने के बाद में एवरेज प्रॉफिट, नॉट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। यहां तो हम क्या जानना चाह रहे हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। हम अभी केवल एवरेज प्रॉफिट लेंगे, एवरेज प्रॉफिट। अब इनका एवरेज कैसे लें? एवरेज के लिए देखिए, ये 3 वर्षों के लिए लाभ दिए हुए हैं, अगर ये लगातार बढ़ रहे हैं लाभ कंटिन्यूअसली, यहां पर मान लीजिए 50,000 है, यहां पर 1 लाख है, यहां पर 1,30,000 है, लगातार बढ़ रहे हैं, तो हम यहां पर लेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, अब एवरेज प्रॉफिट जो होगा वो सिंपल एवरेज भी हो सकता है और वेटेड एवरेज भी हो सकता है। तो मैं दोनों लिख दूं आपको यहां पर, सिंपल ऑब्लिक वेटेड। वेटेड का मतलब होता है, आप जानते हैं, यहां पर इसको नाम अगर लगातार बढ़ रहे हैं तो ही वेटेड एवरेज लिया जाएगा। इसको नंबर 1 देंगे, वेट देंगे 1, इसको 2, इसको 3, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका टोटल करके प्रोडक्ट का, और 2 और 1 और 2 3 और 3 6 का भाग लगाएंगे, वो होता है वेटेड एवरेज। और एक होता है सिंपल एवरेज, जो यहाँ पर अगर लगातार नहीं बढ़ रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट है, यहाँ पर 50,000 है, यहाँ पर फिर 48,000 आ गए, यहाँ पर फिर 70,000 हो गए, तो फिर वहां पर लगातार नहीं बढ़ रहे हैं तो हम सिंपल एवरेज ले लेंगे। तो सिंपल एवरेज में 1 2 3 तीनों को जोड़ के 3 का भाग लगा देंगे तो सिंपल एवरेज हो जाएगा। तो इस प्रकार ये है वास्तविक औसत लाभों की गणना की प्रक्रिया अपनी जो चल रही है, उसमें हमने अभी तक केवल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। एवरेज प्रॉफिट में फिर कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे और तब जाकर निकलेगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। आज के लिए बस इतना ही काफी है, आप इसको देखेंगे और थैंक यू।